वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। तो 21 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने, यह है टेस्ट नंबर 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 फरवरी 2021 को जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे सिविल सर्विसेज 2021 के लिए, ठीक है। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों सहित सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जो है अनिवार्य हो जाएगा। और यह जो अधिसूचना है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की है। बताइए कौन सा करेक्ट है। सभी 4 पहिया वाहनों के लिए। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। 1 जनवरी 2021 से सभी पुराने वाहनों सहित जो है 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। और यह अधिसूचना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है कि 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों सहित सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। और इसके लिए सरकार ने फॉर्म 51 में संशोधन किया है, जिसमें फास्टैग आईडी का विवरण कैप्चर किया जाएगा। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। बात करें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की, तो नितिन जयराम गडकरी है इनका नाम, याद रखना। दोपहिया वाहन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इस महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसे हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव को राज्य की 16 जनजातियां एक साथ मिलकर अपनी परंपराओं को नृत्य करके मनाती हैं। और इस 10 दिवसीय पर्व में दुनिया भर के पर्यटक शामिल होते हैं। बताइए उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस महोत्सव या त्यौहार का वर्णन करता है। किस महोत्सव या त्यौहार का वर्णन करता है उपर्युक्त परिच्छेद। लोसर महोत्सव लद्दाख नहीं है, हरेला उत्सव भी नहीं है, गरिया पूजा फेस्टिवल भी नहीं है त्रिपुरा का। यह है हॉर्नबिल महोत्सव। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक है। तो नागालैंड सरकार ने देश में बढ़ते कोविड-19 यानी कोरोना वायरस मामले के चलते इस वर्ष जो है, इस साल हॉर्नबिल महोत्सव को वर्चुअली मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। और इसे हर साल जो है 1 से 10 दिसंबर तक नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव को राज्य के 16 जनजातीय समूह एक साथ मिलकर अपनी परंपराओं को नृत्य करके मनाते हैं, ठीक है। इस 10 दिवसीय पर्व को दुनिया भर के पर्यटक शामिल होते हैं इस 10 दिवसीय पर्व में। निम्नलिखित पुस्तकें हैं, उन पर विचार करना है। योर बेस्ट डे इज़ टुडे और लेसन्स लाइफ थॉट मी अनोइंगली, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। अब बताइए चर्चा में रही है कुछ पुस्तकें हैं और निम्नलिखित में से किसकी हैं, ये किसकी पुस्तकें हैं। योर बेस्ट डे इज़ टुडे, बराक ओबामा, शशि थरूर, अभिनेता अनुपम खेर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। बताइए। देखिए इससे कुछ याद आ रहा है, न्यूज़ में थी ये बुक, लेसन्स लाइफ थॉट मी अनोइंगली, ये हो गई। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू ये, और योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ये तीनों के तीनों अभिनेता अनुपम खेर की पुस्तकें हैं, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में थी लास्ट ईयर 2019 में, और अभी हाल ही में इनकी नई पुस्तक आई है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे। तो ये न्यूज़ में थी, इसलिए रखा गया है ये प्रश्न। तो यूपीएससी सिविल सेवा में इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन कम से कम अगर स्टेटमेंट में ये बुक होंगी और आपको पता होगा कि अनुपम खेर की हैं, तो कोई दूसरी बुक अगर आई है किसी दूसरे राइटर से, तो इनको कम से कम एलिमिनेट तो कर सकोगे, ठीक है। तो देखिए जाने माने एक्टर अनुपम खेर द्वारा योर बेस्ट डे इज़ टुडे नामक शीर्षक से एक नई पुस्तक जो है लिखी गई है। उन्होंने इस पुस्तक में कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभव को साझा किया। इस पुस्तक के माध्यम से अनुपम खेर ने लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने देखा कि इस समय मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उनकी माताजी दुलारी और भाई राजू खेर भी कोरोना वायरस की चपेट में थे, ठीक है। उनकी पिछली पुस्तकें उनकी जीवन पर आधारित हैं, जो काफ़ी न्यूज़ में थी लास्ट ईयर को। लेसन्स लाइफ थॉट मी अनोइंगली पूछी भी गई पेपर में, यूपीएससी के नहीं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
और दूसरी थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। ठीक है, वे 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो ये है इनकी नई बुक योर बेस्ट डे इज़ टुडे, रिटन बाय अनुपम खेर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसका गठन भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है क्या? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। सही है बात? सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर, सही पूछा है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन जो है भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक होते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश होता है ना, वो इस प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो यही स्टेटमेंट में लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा वरिष्ठ न्यायाधीश इस प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है और संरक्षक कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को जो है मुफ्त कानूनी सहायता या विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अच्छा, है क्या ये 39 का? इसमें क्या है? इसमें है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, और अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 एक विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाधित करते हैं। ठीक है, बाध्य करते हैं। अब ये क्या हो गया अनुच्छेद 14 और 22, इसके बीच में क्या? यह है मौलिक अधिकार यानी FR, आपके फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। डोबरा चांठी पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डोबरा चांठी पुल यह देश का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है और यह पुल उत्तराखंड में टिहरी झील पर बनाया गया है। यह पुल उत्तराखंड में टिहरी और प्रतापनगर के बीच यात्रा के समय को 1.5 से 5 घंटे तक कम कर देगा क्या? तो कहीं पर भी स्टेटमेंट में फेरबदल किया जा सकता है, क्या पता है उत्तराखंड में ना होकर असम में हो। ठीक है, झील कोई और हो, लेकिन ऐसा नहीं है। करेक्ट है यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट। और यह देश का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है, ये भी सही है। और यह पुल उत्तराखंड में टिहरी और प्रतापनगर के बीच यात्रा के समय को 1.5 घंटे से 5 घंटे तक कम कर देगा। तो सारे के सारे सही हो गए डोबरा चांठी पुल से रिलेटेड। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में टिहरी झील पर, कौन सी झील है? टिहरी झील पर निर्मित डोबरा चांठी पुल देश का सबसे लंबा सिंगल लाइन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी लंबाई है 725 मीटर। ठीक है, यह उत्तराखंड में टिहरी और प्रतापनगर के बीच की यात्रा को 1.5 घंटे से 5 घंटे तक कम कर देगा। उत्तराखंड में अवस्थित जो टिहरी झील है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान में भारतीय सेना के पास लगभग 400 गोरखा राइफल्स बटालियन है। 400 गोरखा राइफल्स बटालियन में केवल भारतीय अधिवासित गोरखाओं को ही भर्ती की जाती है। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपनी सेना में गोरखाओं को आंग्ल नेपाल युद्ध में भर्ती किया था। कब हुआ था? 1814 से लेकर 1816। 1816 की सुंगोली की संधि याद है आपको? उससे ख़त्म हुआ था। ये करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। 400 नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये 40 हैं, लगभग 40। वर्तमान में भारतीय सेना के पास लगभग 40 राइफल्स बटालियन है, 40 गोरखा राइफल्स बटालियन है। ठीक है, तो गलत हो गया यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट, और ये केवल है दूसरे में, तो गलत है। नेपाल भी है इसमें, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएगा, केवल डी। तो वर्तमान में भारतीय सेना के पास लगभग 40 गोरखा राइफल्स बटालियन है, 400 नहीं है, जिसमें केवल नेपाल अधिवासित गोरखाओं और भारतीय अधिवासित गोरखाओं को ही क्रमशः 60 और 40 के अनुपात में जो है भर्ती किया जाता है। नेपाल के 60 और भारत के 40।
नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच 1947 में हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार भारत और ब्रिटेन को अपनी सेनाओं में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती करने की अनुमति जो है दी गई थी। कब? 1947 में। अब देखिए, एक युद्ध हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच। अब इसके दौरान हुआ क्या? अंग्रेजी सेना को बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी युद्ध में। तब हुआ क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपनी सेना में गोरखाओं को भर्ती किया था और यह युद्ध वर्ष 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गया। कौन सा युद्ध? आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कौन वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े संगठित अपराध घोषित किए गए हैं? कौन कौन है जो वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े संगठित अपराध घोषित किए गए हैं? नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली सामान और मानव तस्करी, अवैध रूप से वन्य जीवों का व्यापार। देखिए तीनों हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो नशीले पदार्थ की तस्करी, नकली सामान और मानव तस्करी के बाद अवैध रूप से वन्य जीव व्यापार को वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा संगठित अपराध घोषित किया गया है। बांग्लादेश एवं म्यांमार की सीमाओं और थाईलैंड से निकटता के कारण पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर भारत सीमा पार से जो है वन्य जीव तस्करी के हॉटस्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसको बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं और थाईलैंड से निकटता के कारण पश्चिम बंगाल जो है ना भारत का, वो पूर्वोत्तर भारत में होता है ये सब कुछ। ठीक है, वन्यजीव अपराध में शामिल कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं विदेशी मुद्रा के अवैध संचलन के अलावा कई अन्य गैरकानूनी गतिविधियों जैसे कि ड्रग्स की तस्करी हो गई, वाणिज्यिक सामान हो गया, यहाँ तक कि बंदूकों की तस्करी के लिए भारत बांग्लादेश सीमा का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में गोरखा राइफल्स बटालियन में किस राज्य के गैर गोरखा नागरिकों को भर्ती की मंजूरी जो है प्रदान की गई है? बताइए। हाल ही में गोरखा राइफल्स बटालियन में किस राज्य के गैर गोरखा नागरिकों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख। इसका आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, अपने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय में सेना मुख्यालय ने गोरखा राइफल्स में उत्तराखंड के गैर गोरखाओं की भर्ती को मंजूरी प्रदान की है। वर्तमान में भारतीय सेना के पास लगभग 40 गोरखा राइफल्स बटालियन है, जैसा कि आपको पता चल गया पिछले प्रश्न में, जिसमें केवल नेपाल अधिवासित गोरखाओं और भारतीय अधिवासित गोरखाओं को ही क्रमशः 60 और 40 के अनुपात में भर्ती किया जाता है। ठीक है, 60 का अनुपात नेपाल का ज़्यादा है और भारत का 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खनन और खनिज अधिनियम 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है। केंद्र सरकार के पास सभी गौण खनिजों के अन्वेषण और निष्कर्षण को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है या उसके पास शक्ति है। गौण का मतलब यहाँ देखिए, गौण का मतलब सूक्ष्म, छोटा, माइनर, जो इसका सिनोनियम होगा, जो पर्यायवाची होगा। तो ये गौण जो है, गौण खनिजों के अन्वेषण और निष्कर्षण को विनियमित करने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो देखिए, खान और खनिज अधिनियम 1957 भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है और खनन कार्यों के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने और जारी करने संबंधी नियमों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट है। राज्य सरकारों को पत्थर, मृदा और रेत जैसे सभी गौण खनिजों का यानी माइनर मिनरल्स की खोज, उनका निष्कर्षण, प्रसंस्करण हेतु नीति बनाने और विनियमित करने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार के पास है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केंद्र सरकार के पास नहीं। ठीक है, 10वां प्रश्न है। हाल ही में समाचारों में रही शांति वन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? शांति वन पहल किसकी है? ये पाकिस्तान, भारत, ब्राज़ील या दक्षिण कोरिया? शांति वन पहल ये भारत की नहीं है, न पाकिस्तान की, यह है दक्षिण कोरिया की। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर।
तो शांति वन पहल पारिस्थितिक बहाली का शांति निर्माण प्रक्रिया के रूप में उपयोग करने हेतु दक्षिण कोरिया की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? संघर्षग्रस्त सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि क्षरण के मुद्दे से निपटना और विशेष रूप से वहां के निवासी तथा शत्रु देशों के बीच तनाव को कम करने एवं विश्वास का निर्माण करने हेतु प्रयास करना। ठीक है। भूमि बहाली के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल पर संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय और कोरिया वन सेवा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पहल को नई दिल्ली में UNCCD COP14 में लॉन्च किया गया था। तो एक याद रखिए बस कि किसकी है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है तो दक्षिण कोरिया की है शांति वन पहल। ठीक है। और इस पहल को जो है नई दिल्ली में UNCCD COP14 में लॉन्च किया गया था, शांति वन पहल को दक्षिण कोरिया की। तो UPSC सिविल सर्विसेज के ये 10 प्रश्न थे आज के, इनका रिवीजन कर लेना कम से कम 2 बार। धन्यवाद।